तो हमारे नेताओं की चिंताओं की प्राथमिकता क्या है, ये रिपोर्ट आपने देख ही ली। उसका एक उदाहरण है। कहां तो चिंता होनी चाहिए थी कि जनता आटे दाल के भाव से परेशान है, उसका क्या करें। बच्चे को पढ़ाना महंगा हो गया है, स्कूलों की फीस, घर की कमाई, ये सब दिक्कत की वजह है, उसका कोई हल करें। इलाज कराना बूते के बाहर होता जा रहा है, उसका कोई हल निकालें। अपने सिर पर एक छत का जुगाड़ करना, पूरी जिंदगी की कमाई लगा दे जाना, ये सारी चीजें एक बड़ी समस्या हैं। लेकिन गरीब और निम्न मध्यम वर्ग आदमी की जो परेशानियां, ऐसे लगता है वो परेशानियां उन्हीं तक सीमित हैं, क्योंकि ये बता दिया गया है कि इसके बारे में मत सोचिए। आपकी असली समस्या दरअसल कुछ और है। दरअसल कोई पोशाक है, कोई फिल्म है। महंगाई किसी स्तर पे, निचले स्तर पे नहीं आई है। इनका सूचकांक बताता है कि हाँ महंगाई घटी है। ये लोग शुरू से जनता को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। गैस सिलेंडर महंगा, चावल महंगा, दाल महंगा, आटा महंगा, क्या सस्ता है? केवल सब्जी आदमी खाएगा। आज अब गेहूं का दाम देख लीजिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है। सरसों के तेल का दाम देख लीजिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है। किस हिसाब से आप कह रहे हो कि महंगाई कम हो गई है? आखिर हम लोग की सेविंग जो है, आज हम लोग की सैलरी जो है उतनी ही है। हम लोग घर चलाने में कितनी परेशानियां हो रही हैं। देखिए, जो 450 का सिलेंडर था वो हम लोग 1150 में ले रहे हैं। आटा जो है पहले 25 रुपया केजी था, इस समय 32 रुपया केजी जो खरीद रहे हैं। कौन सा चीज़ जो है जो सस्ता हुआ है बताइए? दाल जो है 100 के ऊपर है। चावल दाल जो गरीब तबके के लोग हैं वही सबसे महंगा। राशन की दुकान में राशन दे देंगे 2 किलो 10 किलो गेहूँ मिलता था, अब उसकी जगह 5 किलो गेहूँ मिलने लगा, तो गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे। महंगाई बढ़ रही है, पेमेंट से सैलरी वगैरह सब वही है जो पहले था। इसके बारे में कोई ना कोई सरकार सोच रही है, ना कोई काम कर रही है। सरकार कह रही कंट्रोल में, कोई कंट्रोल नहीं है। प्रतिदिन 2 पैसे बढ़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ दूसरी निकालेंगे क्या रोड? हर चीज़ देखिए, पहले बहुत स्टेबिलिटी थी, रेट की, हर चीज़ दाम पे मिलती थी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम भी हैं, वो स्टेबल नहीं हो रहे हैं कुछ भी, और आम आदमी के ऊपर बहुत असर पड़ता है इसका। तो इनकम तो वही है, सोर्स ऑफ इनकम जो हमारे हैं वो पहले से जो चल रहे हैं वही पे है। तो ये तो फैक्ट बात है, महंगाई से जनता परेशान है। महंगाई हर किसी को दिख रही है। आप दुकान जाइए, तुरंत आप चीज उठाइए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो जनता महसूस कर रही है, जो कि आपने उसका सैंपल यहां पर भी देखा, वो क्या सरकारी आंकड़ों से मैच करते हैं? मुझे नहीं लगता करते हैं, क्योंकि सरकारी जो आंकड़े हैं वो ऐसा लगता है कुछ और बता रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं। एक चीज होती है जिसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक महंगाई दर। आइए आपको स्क्रीन पर दिखाएं। थोक महंगाई दर जो है वो नवंबर 2022 में 5.85% हो गई। सरकार के हिसाब से 21 महीने में सबसे नीचे। ये है ग्राफ आपके सामने। ये ग्राफ देख करके बहुत अच्छा महसूस होता है कि देखिए लगातार एकदम महंगाई गिरती चली जा रही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा थोक महंगाई दर और इसके बाद खुदरा महंगाई दर, जो दूसरी महंगाई दर होती है, उसमें फर्क क्या होता है। एक और महंगाई दर होता है ये बताने के लिए कि भाई कितनी, साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि महंगाई कितनी बढ़ी या घटी, उसका एक दर। खुदरा महंगाई दर सीपीआई जिसको कहते हैं, वो नवंबर के महीने में 5.88% हो गई। फिर इन्हीं सरकारी आंकड़े जो हैं वो ये बताते हैं कि 11 महीने में सबसे नीचे। अब ये खुश होने की बात है। सरकार ये बात बताएगी और बोलेगी कि ये खुश होने की बात है, क्योंकि ये पाई चार्ट आपको ये ग्राफ बता रहा है कि देखिए कैसे धीरे धीरे करके वो कम हुआ है। आइए सबसे पहले थोक महंगाई दर के बारे में बात करें, जो नवंबर 2022 में 5.85% हुई है। क्या होती है ये आपको बता दें। दरअसल खाद्य पदार्थ जैसे कि प्याज, फल, आलू, अंडे, मीट, मछली, मूल धातुएं, कपड़े, केमिकल उत्पाद, पेपर उत्पाद, ईंधन, बिजली, मतलब वो चीजें जो आप इस्तेमाल करते हैं, बल्क में लेते हैं, थोक में लेते हैं, ये वो चीजें, ठीक है। इन सब चीजों में यह बताया गया है कि महंगाई दर घटी है। तो 5.85% यह महंगाई दर
घट गई है। अब आइए आपको बताते हैं कि नवंबर 2022 में ये जो थोक महंगाई दर है, इसमें किन चीजों के दाम कम होने के बजाय बढ़े हैं। अनाज और दूध, ये भी WPI यानी कि थोक महंगाई दर में आते हैं, इसका दाम बढ़ा है। लेकिन हुआ क्या है कि जब आप ओवरऑल आइटम्स देखते हैं, और इसको एक तरीके की मास्टर क्लास समझिएगा, आपके साथ साथ मैं भी जान रहा हूं और सीख रहा हूं। थोक महंगाई दर ओवरऑल कम हो गई है, तो सरकारी आंकड़े में यह दिखता है कि भाई देखो महंगाई नीचे जा रही है। अब ये तो एक पैमाना होता है महंगाई नापने का। दूसरा महंगाई का, और ये बहुत जरूरी है समझना, दूसरा पैमाना होता है खुदरा महंगाई दर यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। उसमें भी गिरावट आई जैसे हमने आपको बताया। अब इसमें क्या क्या चीज आती हैं? वो चीजें जो कि आपकी रोजमर्रे की चीजें जो आप दुकान में जाकर के लेते हैं, जैसे सब्जियां, तेल, चीनी, बेकरी का आइटम। तो दाम जो हैं वो घटे हैं इन सब आइटम्स के। लेकिन यहां पर भी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके दाम बढ़े भी हैं। कौन सी चीजें हैं? जैसे मसाले, अनाज, दूध, ईंधन, बिजली, कपड़े, जूते, ये सब भी इसी कैटेगरी में आती हैं। अब आते हैं एक जरूरी बात पर, क्योंकि क्या है ना कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो आसानी से दरअसल समझ में नहीं आता। मोटे मोटे तौर पर यह बोल देना कि भाई बढ़ रहा है, कुछ कम तो हुआ ही नहीं। सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि देखो कम हो रहा है, फिर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई मेरे तेल की शीशी में तो दाम कम हुआ नहीं, ये तो पिछले महीने से और ऊपर जा रहा है, तो ये कैसा कम हो रहा है? ऐसा महसूस होता है ना। तो आज हमने भी इसकी थोड़ी सी पड़ताल की जानने के लिए। उसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि थोक महंगाई दर क्या होता है। तो वस्तुओं के थोक दामों में होने वाले बदलाव का एक आकलन होता है। अच्छा, इसका पैमाना क्या लिया जाता है? 2011 और 12 में जो दाम थे उसके हिसाब से हर महीने लगातार ये दाम कितने बढ़ रहे हैं या कितने कम हो रहे हैं उसका विश्लेषण होता है। तो जो पैमाना है, जो बेस है, वो 2011 में जो दाम थे उसके हिसाब से लिया जाता है। ये सरकार का नियम, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। अभी तक सेवा क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हुआ, यानी कि सर्विस सेक्टर। आप कोई तनख्वाह किसी को दे रहे हैं, किसी को तनख्वाह मिल रही है, ये सारी चीजें जो है ना, ये उसमें कोई आपने सर्विस ली, आपने कोई चीज ठीक कराई, वो चीज होलसेल प्राइस इंडेक्स में नहीं आती। सेवा क्षेत्र शामिल करने पर सरकार विचार जरूर कर रही है ताकि एक क्लियर पिक्चर मिले। अच्छा, इस सब के बीच में एक पैमाना और है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, खुदरा महंगाई दर यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा दामों में यानी कि रिटेल में खुदरा दाम जो कि आप जाकर के लेते हैं, उसमें उसके बदलाव का आकलन होता है। यानी कि ये आपके मेरे जीवन में ज्यादा असर इस महंगाई दर का होगा। साल 2012 का मूल वर्ष लिया जाता है कि साल 2012 के बाद से आपकी महंगाई कितनी बढ़ रही है, महीने के महीने या साल दर साल कितनी बढ़ रही है, उसका आकलन होता है। इसमें सेवा क्षेत्र भी शामिल है, यानी कि तनख्वाह किसी को आपने दी, कुछ काम कराने के लिए आपने कोई किसी को पैसा दिया, वो सब इसमें शामिल होगा। तो यह माना जाता है कि यह ज्यादा सटीक विश्लेषण है कि हमारी महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है। जनता पर प्रभाव के आकलन का बेहतर पैमाना है। और अब सरकार भी अपनी तरफ से, रिजर्व बैंक CPI के आधार पर ब्याज दर तय करती है। अब यहां आते हैं वो दो अजीब से जानवर जिनसे हर पत्रकार को भी डर लगता है और सब लोगों को लगता है कि ये क्या इकोनॉमी की क्लास शुरू हो गई। रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। आप देखते होंगे कई बार ऐसा होता है कि रिजर्व बैंक जो है उसके गवर्नर आते हैं और गवर्नर आकर के बोलते हैं कि भाई हमने ये रेट, फलाना रेट बढ़ा दिया। अब ये है क्या? ये आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आप बैंक से जो लोन ले रहे हैं उस लोन का इंटरेस्ट रेट कितना होगा और बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो लोन ले रहा है उसका इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर कितना होगा, बस उसी का खेल है। और इसको सरकार अप डाउन करती है ताकि किसी तरीके से महंगाई कंट्रोल में आ जाए। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वो बढ़ा देंगे इनकम रेट, जो आपका वो जो रेट है इंटरेस्ट, वो बढ़ा दिया जाएगा। और अगर कम हो रही होगी तो उसको कम कर दिया जाएगा। रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट तय करता है रिजर्व बैंक। अप्रैल 2014 तक होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर यह ब्याज दर तय होता था, लेकिन इस नियम को अब बदल दिया। अब जो है इससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से
इसको जोड़ा जाता है, यानी कि आपके जीवन में इसका एक मायना। अब मैं एक चीज जो आपको यहां पर और जरूरी बताना चाहता हूं, क्योंकि ये देखिए एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि रख दी, क्यों ये सब सरकार के लिए करना जरूरी है, उसके लिए ये मैंने खुद हाथ से एक चार्ट बनाया। ये देखिए, इसको जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए, पता नहीं आपको दिख रहा है। देखिए, सरकार चाहती है कि महंगाई दर 4% के आसपास रहे, यानी कि महंगाई जो बढ़ती है वो 4% के आसपास ही रहे, इससे ज्यादा ना हो, और अगर हो भी तो बस 2% ऊपर जाए या 2% नीचे जाए। क्यों? उसका कारण यह है कि अगर 4 से महंगाई दर 6 हो गई और 6 से भी ज्यादा चली गई तो अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, और आप बैठ जाएंगे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी, आपकी कमर टूट जाएगी। तो इतना मार्जिन रखती है सरकार, और अगर 4% से 2% नीचे जाके 2% से भी नीचे चली जाए महंगाई दर, तो आप ये समझिए कि उस समय ये देश के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है अगर 2% से भी नीचे महंगाई दर चली जाए। तो पूरा सरकार की कोशिश ये रहती है कि या तो 4% रहे या फिर 6 और 2 के बीच में मंडराती रहे। यह है पूरा खेल। तो जो भी सरकार करती है, जो भी नियम कानून लाती है, उसके पीछे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई वो ये है कि भैया इसी में खेलते रहे हम, इससे ना तो ऊपर चले जाएं ना बहुत नीचे चले जाएं। तो अब वो आंकड़ा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, वो 5.8 आ गया, यानी कि हमारे ये जो 6% वाला पैमाना था इसके अंदर अंदर आ गया। अब अंदर आ गया तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं, देखिए सरकार चाहे तो आपका जो लोन अमाउंट उन्होंने बढ़ाया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, अब आप अपनी सरकार से पूछ सकते हैं भाई कंट्रोल हो गया, कम करो, हम क्यों ज्यादा ईएमआई दें? ये एक सवाल आप पूछ सकते हैं। अब आइए आपको यह बताएं कि कीमतों की निगरानी कि किस तरीके से दाम हो, यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे कैलकुलेट होता है कि महंगाई दर। आप सोच रहे होंगे कि ये आंकड़ा कैसे आ रहा है, महंगाई दर कैसे कैलकुलेट होती है, आपको वो बताएं। कीमतों की निगरानी करने के लिए मूल्य निगरानी प्रभाग का एक काम है। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन, इनका काम क्या है मैं आपको वो भी बता दूं। ये बहुत जरूरी है। आप सोचिए हमारा सिस्टम कितना पक्का है, बहुत मजबूत है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। देश भर के 340 केंद्रों में 22 आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर यह डिपार्टमेंट लगातार निगरानी रखता रहता है। दाम ज्यादा घटने या बढ़ने की घरेलू अंतर्राष्ट्रीय वजहों पर तुरंत विचार करता है। जैसे कि आटा जो है वो आज इतने का है, अरे आटा ज्यादा जा रहा है, तो खट से एक रिपोर्ट बना देंगे और बता देंगे सरकार को और कैबिनेट को कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर कुछ सुझाव दे देते हैं और फिर कैबिनेट कोई फैसला ले लेती है केंद्र सरकार। रोज ये काम करता है ये डिपार्टमेंट, ये देखने के लिए कि महंगाई ऊपर जा रही है या नीचे। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। लेकिन फिर भी आपका सवाल यह होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार कह रही है महंगाई दर नीचे गया, लेकिन महंगाई दर तो नीचे आप आंकड़ों में ले जा रहे हैं, लेकिन जो सामान मैं खरीद रहा हूं वो तो ऊपर ही जा रहा है। इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। इन 22 वस्तुओं में जब निगरानी करती है तो वो क्या क्या चीजें आती हैं उसमें? अनाज, दाल, खाद्य तेल, सब्जियां, चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चीनी, गुड़, मूंगफली, तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सूरजमुखी तेल, सोया तेल, पाम ऑयल, चाय, दूध, आलू, प्याज, टमाटर और नमक। बाप रे बाप, सोचिए इतनी चीजों की रोज मॉनिटरिंग होती है लगातार कि किसका दाम ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए सीधा सीधा मैथमेटिक्स है। ये जो महंगाई दर जो बढ़ रहा है ये 4% से बढ़ ही रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु पिछले महीने 100 रुपए की थी और महंगाई दर 6% था तो वो 106 रुपए की हो गई। फिर इस महीने महंगाई दर आप ऐसे मान लीजिए कि 5% हो गया तो वो 106 रुपए पर 5% की वृद्धि होगी। इस वजह से आंकड़े में आपको लगता है कि ये तो नीचे जा रहा है, लेकिन मेरा दाम सस्ता तो हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो बीती हुई महंगाई है या जो दाम हो चुका है वो दाम तो रहेगा ही ना। ये तो आगे की महंगाई का दर बता रहा है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन अब उसके बढ़ने का दर कम हो गया है। ये बात है। इस वजह से आपकी चीजें अभी भी आपको महंगी लगती है। प्लस इस पर एक और विश्लेषण ये है
कि आपकी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं। सीएमआई की रिपोर्ट है कि बेरोजगारी तो बढ़ रही है, कटौती हो रही है, लोगों को कम सैलरी में काम करने बोला जा रहा है। तो इधर तनख्वाह घटी और उधर महंगाई दर जो है वो अब ग्रोथ उसकी थोड़ी सी कम हो गई। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका प्रभाव उस तरीके से आपको नहीं दिखता जैसा कि आप सोचते हैं आंकड़ा देखकर। तो ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है और विस्तार से जानते हैं। देखिए, मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, पढ़ी पढ़ाई बात आपको बता दी ताकि हमें भी समझ में आ जाए और आपको भी। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। तो ऐसा है कि ये जो इन्फ्लेशन होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि दाम गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि दाम बढ़ने की दर कम हो रही है। यानी अगर पहले 10% दाम बढ़ रहे थे तो यानी कि 100 रुपए का जो चीज़ है वो 110 का हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन अगर 5% हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दाम गिर जाएंगे, इसका मतलब कि 110 पे 5% और आगे बढ़ रहा है। तो जैसे कि मैं बार बार समझाता हूं कि अगर हम बस में जा रहे हैं और बस आगे अपने बस स्टैंड तक जा रही है तो उसकी रफ्तार कम हो रही है, पर लेकिन बस तो आगे जा रही है। तो जो आम आदमी है, जो मतलब हमारा असंगठित क्षेत्र का है, उसकी तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है पर दाम बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन रेट कम होने से ये नहीं मतलब है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति है जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है उसको कुछ फायदा हो रहा है। उसको अभी भी नुकसान हो रहा है क्योंकि दाम अभी भी बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो हम इन्फ्लेशन नापते हैं वो दो तरह से करते हैं। एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स तो उन लोगों के लिए लागू होता है जो कि उत्पादन करते हैं, जैसे कृषि में है, जो इंडस्ट्री में है, जो सर्विसेज में है। लेकिन जो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो होता है जिससे कंज्यूमर को कितना दाम बढ़ रहा है वो बताता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में पहले क्या होता था कि अलग अलग होता था। जो एग्रीकल्चर लेबर है उसके लिए अलग होता था, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसके लिए अलग होता था, जो वाइट कॉलर वर्कर है उसके लिए अलग होता था, क्योंकि हर एक की कंजम्पशन बास्केट अलग है। गरीब आदमी तो वो चीज़ नहीं खाता जो कि अमीर आदमी खाता है, या गरीब आदमी कार या रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदता जो कि मध्य वर्ग का एक व्यक्ति खरीदता है या जो अमीर खरीदता है। तो अभी क्या हुआ है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक कॉमन बना दिया है। वो अमीर, गरीब और जो मिडिल क्लास सबके लिए एक सा ही जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बना दिया है। तो इसलिए वो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आज का है वो गरीब के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है जितना कि वो जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं मिडिल क्लास और जो अमीर लोग हैं उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। तो मेरा मानना है कि जैसे अभी गेहूं के और चावल के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि गेहूं की फसल पे असर पड़ा, चावल की फसल पे असर पड़ा, तो उसका असर हमारे गरीब आदमी पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और जो मिडिल क्लास का है या जो अमीर है उसके ऊपर उतना परसेंटेज उसका कम असर पड़ रहा है। तो अभी भी हालांकि जो इन्फ्लेशन की दर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से वो 6% से नीचे आ गई है। सरकार खुश है कि जो आरबीआई का जो बैंड है 4% ±2% उसके काबू में आ गया है। लेकिन मेरा मानना है कि जो 5.5% की जो अभी भी बढ़त हो रही है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम उसको अमेरिका से तुलना नहीं कर सकते। अमेरिका में तो सभी लोग संघर्ष क्षेत्र के होते हैं, दाम बढ़ते हैं तो उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है। हमारे यहाँ तो 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है। उनकी तनख्वाह बढ़ती भी है तो बहुत देर से बढ़ती है, तब तक दाम उनके बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बेरोजगारी है, तो एक तरफ जो दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आमदनी कम है, तो इसका दोहरी मार पड़ रही है हमारे असंगठित क्षेत्र पे। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय हमको जो इन्फ्लेशन की दर कम है उससे ये देखना चाहिए कि जो गरीब आदमी का कंजम्पशन है उसमें कितना फर्क पड़ा है, वहां पे कितना जो गिरावट है। ये बात सही है कि जो हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उनके दाम सीजनली कम हुए हैं, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कपड़ा है, जूते हैं, इन सब के दाम तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि जो गरीब आदमी है उस पर कितना ज्यादा असर है, क्योंकि बेरोजगारी भी है और दाम भी बढ़ रहे हैं।